नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। त्रिपुरा में नई सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। विपक्षी पार्टी सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सिर्फ एक दिन में 1000 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने शपथ लेते ही डीजीपी को निर्देश दिया कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो उनकी ही पार्टी की क्यों ना हो। राजनीतिक हिंसा को लेकर विपक्ष का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों पर हमला हुआ, जबकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा का कहना है कि उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। वाम दल और कांग्रेस पार्टी के सांसदों का एक दल फिलहाल इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहा है। लेकिन त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा की खबर को तब और हवा मिली जब हिंसा का जायजा ले रही संसदीय टीम पर कल हमला हुआ। कांग्रेस और वाम दलों के प्रतिनिधियों का कहना है कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है, जबकि भाजपा इसको साजिश बता रही है। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा पर विराम कब लगेगा? राजनीतिक हिंसा के पीछे क्या कारण है? आज मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जरिता लाइटफ्लांग और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जरिता लाइटफ्लांग के पास जाएंगे। जरिता, जिस तरह से आपकी टीम जगह जगह दौरा कर रही है, आपको लग रहा है कि आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन इसी घटना को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये उनके कार्यकर्ता हैं या साजिश के तहत सरकार क्योंकि चुनी गई है, जनता ने चुनी है और अभी से ही साजिश शुरू हो गई है सरकार के खिलाफ। नमस्कार चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके शो पे हमें बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंसा की बात अगर हम त्रिपुरा में करें तो दिन बदर हिंसा बढ़ती जा रही है, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो या फिर इलेक्शन रिजल्ट के बाद हो। और जब साजिश की बात करते हैं तो साजिश तो बीजेपी पार्टी ने की है त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा के लोगों के साथ। हमारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं, जो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे वो सीपीएम हो, सबके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। दिल्ली से जो कमिटी गठित किया गया था जिसमें 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, फिर त्रिपुरा से चुने हुए एमएलएज भी थे। हम लोग गए थे जायजा लेने कि किस तरीके से लोगों के बीच में हिंसा फैल रही है और उनके साथ सहानुभूति जताने के लिए गए थे। कल जब हमारे जो एमपी के जो टीम है, जब वो लोग विशालगढ़ एरिया में गए, वहां पर उन पर पत्थरबाजी की गई, वहां पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, वहां पे किसी तरीके से बाल बच्चे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये किस तरीके का व्यवहार है? त्रिपुरा में अगर भाजपा सरकार सुशासन की बात करते हैं, ये किस तरीके का सुशासन है, मैं पूछना चाहती हूँ। जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एक हाई लेवल कमिटी जो दिल्ली में गठित किया गया है, वो लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित होंगे? हम लोग जब मोहनपुर एरिया में गए, जहां पे मैं खुद टीम में थी, वहां पे लड़के बाइक से रास्ते रोक दिया, फिर उसके बाद में आगे जाकर गाली गलौज करने लगे, धमकियां देने लगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। ये किस तरीके का सलूका, किस तरीके का बिहेवियर है इन लोगों का? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक ये हिंसा फैलती रहेगी, कब जी, तक लोगों को निशाना बनाया जाएगा, कब तक लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता है जो 2 तारीख से घर से बाहर है, आज तक वो घर वापस नहीं जा पाए, उनके घर जला दिए गए, उनके माँ बहनों के साथ बदसलूकी किए गए, उनके बूढ़े माँ बाप के साथ उनको डराया धमकाया गया है। मतलब हालत बद से बदतर हुई पड़ी है त्रिपुरा में आज के दिन। जी, ठीक है जरिता जी, ठीक है। नवेंदु भट्टाचार्य जी हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनसे जान लेते हैं। नवेंदु, आप पर इतने बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि
आपकी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला करते हैं। जरिता ने कहा कि पिछले 2 साल से कई ऐसे उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी के चाहने वाले लोग जिन पर हमला हुआ और 2 साल से अपने घर तक नहीं पहुंच रहे हैं डर से। ऐसा माहौल आपको लगता है कि आप इसे इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, आरोप तो करना ही है, आरोप उनको करना पड़ेगा। इसी के द्वारा वो लोग जिंदा रहते हैं। लोगों के साथ इनका कोई संपर्क नहीं है। अभी ये सीपीएम और कांग्रेस का जो जोट बनाया गया है, उसका रिजल्ट क्या आया हुआ है वो आप देख चुके हैं। जो लोग बोल रहे थे हम लोग डबल डिजिट पे नहीं जाएंगे, वो लोग कहाँ किस स्थिति पे है वो आप लोग सब देख रहे हैं। इलेक्शन ठीक तरह से हुआ, कहीं पर कोई घटना नहीं घटी, इसके बाद भी ये सब कर रहे हैं। त्रिपुरा में इलेक्शन के बाद जो जिस तरह के घटना घटते हैं, ये 18 से पहले जिन्होंने भी देखा है, पत्रकारों ने देखा है और राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी हो, सब ने देखा है किस तरह के घटना घटते हैं। ये दूसरा इलेक्शन है जिसके बाद कोई इस तरह का घटना नहीं घटा, लेकिन आरोप करना ही पड़ता है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। आप लोग ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग आरोप किए हैं, यही उनका सक्सेस है, यहीं पे भी उनका सक्सेस है। तो कल जो घटना घटी है उस पुलिस ने भी उसका बयान दिया है, वहाँ पर कोई ऐसा घटना घटा ही नहीं है। हाँ, लोगों ने आवाज़ उठाया ज़रूर, क्योंकि इलेक्शन के पहले वहाँ पर घर जलाया गया। वहाँ पर जिन लोगों ने घर जलाया उनके पक्ष में वो वहाँ जाके बस ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा घटना घटी है, वो घटना घटी है। लोग तो वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, स्लोगन दिए हैं, लोगों का ये अधिकार है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र में इनका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें। और पुलिस वहाँ पर थे, जबकि वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किए थे, फिर भी वहाँ पर पुलिस थे और उनको वहाँ से निकाल के बाहर ले गए हैं। और मुख्यमंत्री ने भी खुद आरोप के बाद मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस महानिदेशक से बात की जी, बात में ये सब तो हुआ ही है। सब हम लोगों ने बयान दिया है इस विषय में। त्रिपुरा में हाँ, ये मैंने आपने जो कहा जे त्रिपुरा में कोई लोग नहीं है, हाँ नहीं है। जो ड्रग्स व्यापारी है, गांजा कारोबारी है, वो लोग तो यहाँ से भागेंगे ही। अगर ये लोग कहते ही हैं अपने लोग हैं तो हम क्या करें? उनको बचाने तो हम नहीं जाएंगे ना। तो त्रिपुरा से भाग के चले गए कौन? इलेक्शन के दौरान आए थे, फिर पुलिस सक्रिय हुए हैं तो भाग के चले गए। तो ये लोगों को अगर कांग्रेस कहता है, सीपीएम कहता है अपना लोग है, तो इससे हम क्या करें? कानून तो है, कानून चलेगा। जरिता, बहुत संक्षिप्त में आप उत्तर दीजिए। हम सबसे पहले सुबीर भौमिक के पास जाएंगे, लेकिन जरिता आप कुछ कहना चाहते हैं? जरिता सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रही है त्रिपुरा स्टेट में, स्टेट प्रोटोकॉल नहीं दिया गया सबसे पहले। दूसरी चीज, पुलिस को फुल इंफॉर्मेशन थी। अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हाई लेवल डेलीगेशन आ रही है, तो किस तरीके से उन्होंने हमें एस्कॉर्ट दिया? पुलिस को जरूर जानकारी थी। तीसरा चीज, वो अगर बोल रहे कि वहां पे ऐसी कोई घटना वहां पर प्रोटेस्ट करने का लोगों का अधिकार है कि नहीं? लाइव वीडियोस है जो लोगों का अधिकार है कि नहीं प्रोटेस्ट करने की? जहां पे आप लोग आक्रमण तो किया बात ही गया। करने नहीं और देते। एक बात मैं आपको लोगों का बताती हूँ, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ड्रग्स की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है, ये हिंसा की बात हो रही है, जहाँ पे आम लोगों पे, जहाँ पे आम जितने भी हमारे विपक्ष के पार्टी के कार्यकर्ता है, उन पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, डीजी ने बोला कि 200 अरेस्ट हुए। 200। आज हम जब राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने हमें क्या कहा कि 800 अरेस्ट हुए। इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बेटे मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस की बात करें, पुलिस सरकार की पुतली बनकर यहाँ पे चल रही है और सब लोग जानते हैं। जी ठीक है, दोनों को सुन लिए। अब आप मौका दीजिए। दरअसल इनका यही काम है, लोगों को झूठ बोलना, लोगों को उनका ध्यान भटकाना और लोगों को किस तरीके से धोखा देना जानते हैं। यह है भाजपा झूठी पार्टी की। ठीक है जरिता, आपने उन पर आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया। सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे पूर्वोत्तर को कवर करते रहे हैं और काफी जी। नवेंदु, थोड़ा समय दीजिए, फिर लौटेंगे। सुबीर, आपका स्वागत है। जिस तरह से त्रिपुरा में पॉलिटिकल वायलेंस की चर्चा होती है, राजनीतिक हिंसा की, और इसी तरह की चर्चा पश्चिम बंगाल में भी होती है, केरल से भी इस तरह की खबरें आती हैं, तो कहा जाता है कि जहां जहां वाम दल का शासन है वहां वहां इस तरह की घटनाएं
आती है, लेकिन क्या बीजेपी के शासन में ये दूसरी बार बीजेपी कार्यकाल संभालने जा रही है, लेकिन जो स्वरूप है पॉलिटिकल वायलेंस का वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कौन लोग हैं, आखिर पॉलिटिकल वायलेंस के पीछे कौन लोग हैं? देखिए, मैं सिर्फ उत्तर पूर्व का जानकार नहीं, मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं और इस जमीन जिसकी आप बात कर रहे हैं इससे अच्छी तरह से परिचित हूं। जी। और इस बार भी चुनाव के दौरान मैं वहां था। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा इतिहास बोलना पड़ेगा। विशालगढ़ की जिक्र कर रहे थे ना जरीता जी, तो इस विशालगढ़ में 1980 में पहले एक सीपीएम का सिटिंग एमएलए का मर्डर हुआ था। उसके बाद में 3 साल के अंदर वहां कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लीडर था परिमल शाह, उसका मर्डर हुआ था, जिसका भाई बाद में कांग्रेस का मिनिस्टर भी बना, मोती शाह। सब जान पहचान है हमारे लोगों के। यही है कि सबको जानते हैं। और ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, बंगाल जैसे त्रिपुरा में भी बड़ा हावी रहा है बहुत पहले से। तो ये नई घटना नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर जो होता है उसके साथ लोगों का एटीट्यूड का बड़ा क्लोज ताल्लुकात है। जी। हाँ, ये असम में ही देख लीजिए। असम में इस तरह का हिंसा बहुत ज्यादा हम नहीं देखते। हालांकि वहां इंसर्जेंट वायलेंस हम देख चुके हैं, या कभी कभी कम्युनल वायलेंस भी हुआ है। बट पॉलिटिकल वायलेंस जिसे हम कहते हैं ना, कि ये दूसरा पार्टी कहती है इसको मारो पीटो भगाओ धमकाओ, ये कल्चर उतना नहीं है जितना कि ये हम कह सकते हैं बंगाली डोमिनेटेड एरिया में ये ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में भी 60-70% लोग बंगाली हैं। तो ये थोड़ा जो पॉलिटिक्स को लेके एक ओवर रिएक्ट करने का टेंडेंसी, हम खुद बंगाली होते हुए मानेंगे कि ये हम लोगों का एक त्रुटि है। ये जरिता जी हंस रहे हैं, बट ये चक्कर है कि बंगाली जो है आमतौर पर बहुत शांति से रहने का एक हिसाब उनका होता है। बट जैसी पॉलिटिक्स आ जाता है तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को। टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत कम है। और ये जो सार्विक एक पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें ये तू मैं का फायदा नहीं है कि ये कांग्रेस सीपीएम बीजेपी, ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल कल्चर है उस कल्चर में ही ये सब पार्टी वहां जाके, अब यही पार्टी दूसरे स्टेट में मारपीट इस तरह का नहीं करते हैं बट वहां कर रहे हैं। तो ये वो लोकल जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका एक इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है। जी। दूसरी बात तो ये है कि आज के तारीख में बीजेपी में ज्यादातर जो लीडर्स हैं ये सब कांग्रेस से आए हुए हैं। ये बेसिकली कांग्रेस से आए हुए हैं और इनके साथ सीपीएम का टकराव हुआ करता था। अब तो समीकरण बदल गए, सीपीएम कांग्रेस जो है वो भाई भाई हैं। भाजपा के खिलाफ वो टक्कर लेने के लिए चुनाव में लड़े हैं। बट मैं इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेसिस पे देखने को तैयार इसलिए नहीं हूं कि साहब कल ये इधर था आज ये इधर है, अब एक दूसरे को मार रहे। इसमें बहुत 3 चीज है। एक तो ये कि ओवरऑल पॉलिटिकल डिवीजन जो है उसका उतना रिजल्ट ये नहीं है। ये लोकल लेवल में जो लड़ाई है एक दूसरे के साथ, अब कांग्रेस में रहते ही 2 ग्रुप में लड़ाई था, एक चला गया भाजपा में, तो अब भाजपा पावर में है, ताकत है, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये सब जो है लड़ाई काफी तक लोकल डायनामिक्स का रिजल्ट है जी। कि मुझे ये इलाके पर, और ये वेस्ट बंगाल में भी है त्रिपुरा में भी है, एक एरिया डोमिनेशन का पॉलिटिक्स होता है। एरिया डोमिनेशन जो ज्यादातर फौज के तरफ से हम देखते हैं बीएसएफ करता है बॉर्डर एरिया में, कि इलाके में हम हैं तो हम छाए रहेंगे, यहाँ दूसरा किसी को घुसने नहीं देंगे। ये मिलिट्री लेवल पर होता है, काउंटर इंसर्जेंसी में ये कॉन्सेप्ट होता है। बट त्रिपुरा बंगाल के पॉलिटिक्स में एरिया डोमिनेशन का ये है कि हम पावर में हैं, हमको पावर यहाँ रखना है तो ऑपोजिशन को हम घुसने नहीं देंगे। ये सीपीएम के जमाने में भी हम देखे हैं, कांग्रेस जब पावर में था तभी था, और आज के तारीख में भाजपा है तो वही सेम पॉलिटिकल कल्चर जो है वो चल रहा है। जी। इसमें हम एक ही चीज कहेंगे कि भाजपा अगर ये दावा करती है कि हम त्रिपुरा के पॉलिटिक्स में चेंज लाएंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि कोई चेंज वेंज आया नहीं है। जो पहले होता था वही चीज हो रहा है, वही एरिया डोमिनेशन, वही मसल पॉलिटिक्स, वही चीज हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें मैं आश्चर्य इसलिए नहीं होता हूं कि लोग तो एक ही है ना। आज वो कोई दूसरा शर्ट पहना हुआ था, आज दूसरा शर्ट पहन लिया है, लोग एक ही हैं सब। और यही लोग उसी कल्चर से परिचित हैं, उसी कल्चर को आगे जी। बढ़ा रहे हैं।
नए पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या बदलेगा स्वरूप, क्या पॉलिटिकल वायलेंस पर रोकथाम होगी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। त्रिपुरा में कब खत्म होगा राजनीतिक हिंसा का दौर, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के दिन ही त्रिपुरा में कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा की खबर आई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नबेंदु भट्टाचार्य, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नबेंदु, जिस तरह से सुबीर भौमिक ने एक बैकग्राउंड बताया त्रिपुरा का राजनीतिक हिंसा का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भी कई नेता बीजेपी में आए, लेकिन लोग वही हैं और इस पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। क्या राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि इस तरह के लोग पार्टियों में रहते हैं और अपना उग्र प्रदर्शन करते हैं, जब भी ऐसा मौका आता है दूसरी पार्टियों को देखते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। अब क्या लीक से हटकर आपकी पार्टी काम करेगी? जैसा कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद तुरंत कहा कि वो उनकी पार्टी की ही क्यों ना हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम उदाहरण देखते हैं योगी आदित्यनाथ की या दूसरे राज्यों में देखते हैं कि वो लोगों को अपराध से जोड़ते हैं, वो किस धर्म का है और किस जाति का है इससे नहीं जोड़ते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई हो जाती है। क्या लीक से हटकर त्रिपुरा में भी हमको कार्रवाई देखने को मिलेगी आपके शासन में? देखिए, इसमें ऊपर थोड़ा विश्लेषण जरूरी है। जहाँ जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है, वहाँ पर इस तरह का पॉलिटिकल वायलेंस होता ही रहता है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी आप जानते हैं आज भी बहुत ऐसे घटना घटते रहते हैं, आम घटना है ये। तो पॉलिटिकल वायलेंस ये सब होता है जहाँ पर कम्युनिस्ट, इवन जहाँ कोस्टल एरिया है, देश के कोस्टल एरिया जहाँ जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का काम है, किसी भी तरीके से हो, वो वर्कर्स पार्टी हो, ये सब मिला के जो कुछ भी हो, तो उनका संगठन जहाँ जहाँ पर है तो ये सब होता ही रहता है। ये उनका मतादर्श के ऊपर निर्भर करके ये सब होता है, उनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ही वैसा है, तो ये सब होता ही रहेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर बदलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और 18 में जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था उसमें एक विषय था, समाज परिवर्तन का एक विषय था, उसमें ये विषय भी आया हुआ है और हम लोग काम कर रहे हैं। स्थिति बदला है, कोई नकार नहीं सकते इसको। कानून व्यवस्था से जोड़ के देखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। नबेंदु जी, लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देखा जाता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है तो फिर इस तरह की घटनाएं नहीं। जब इलेक्शन हुआ 2000, नहीं मैं बोल रहा हूँ 2013 के इलेक्शन के बाद कितने सारे इंसिडेंट हुए थे। तब कांग्रेस ऑपोजिशन में थे, हम लोगों का उतना जनाधार नहीं था। कांग्रेस ही ऑपोजिशन में, कांग्रेस के कितने लोगों को मारा गया, कितना घर जलाया गया, वो देख लीजिए। इसके बाद 18 में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद कितना पॉलिटिकल, एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ। छोट छोट की घटना घटी है लेकिन वो नियंत्रण में था। इस बार भी ऐसा कुछ घटना नहीं घटा, लेकिन यह घटना घटे इसका प्रयास पहले से जारी था। वोट ग्रहण के तुरंत बाद सीपीएम के नेता, कांग्रेस के नेता यही बोल रहे थे ना, हमको आने दीजिए, इसके बाद देखेंगे क्या करें। ऊपर स्तर के नेता से लेकर नीचे स्तर के नेता वही सब कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी अभी भी स्वयं बरत रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और उसी का निर्देश दिया हुआ है पार्टी से भी, और मुख्यमंत्री खुद उन्होंने ये बोला है। जी जरिता, हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जरिता, सत्ताधारी पार्टी का स्टैंड है वो, उन्होंने साफ कहा है कि वो अपराध के खिलाफ, इस तरह की हिंसा के खिलाफ हैं, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना घटती है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए काम किया जाएगा। क्या आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय भारतीय झूठी पार्टी की जो प्रवक्ता है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2018 में जब वो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसमें 299 वायदे किए थे, उसमें से आधा से आधा तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया, कुछ भी काम नहीं किया।
उन्होंने वो बात करते हैं सुशासन की। आपने हमारे माननीय भारतीय काम झूठी ना पार्टी के किया जो तो प्रवक्ता लोग है, वोट क्यों दिए आपने हैं? उनको पूछा कि भाजपा पार्टी जो अभी सत्ता में है वो अभी क्या करेगी, पर वो दूसरों पे उंगलियां उठाने से नहीं चूक रहे। उनका काम था एटलीस्ट ये तो बताइए किस तरीके से आप त्रिपुरा के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का सही वो दिखाएंगे, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलेगा, किस तरीके से पुलिस कठपुतली नहीं बनेगी, किस तरीके से आम जनता, किस तरीके से विपक्ष के लोग या फिर आम जनता कोई भी हो त्रिपुरा में सुरक्षित महसूस करे। त्रिपुरा के लोग त्रस्त हो जरिता, चुके हैं। जरिता और ये आपकी आप टीम, अगर बोल रहे हो ना कि आप लोग जीत के आए हो, याद रखिएगा पहले आप लोग 44 सीट्स लेके आए हैं, इस बार 33 सीट्स लेके आए हैं। जी इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। जी, जरिता आपकी टीम, संसदीय टीम त्रिपुरा में हाँ, ये इस बार आप देख लोगों रही को है कि कहाँ इस बार कांग्रेस इस को तरह की हिंसा CPM हुई की और वो रिपोर्ट इकट्ठा कर रही है। क्या आप ना, उन इस लोगों को बार भी देख CPM रहे के हैं कारण जिन्हें लोगों आप को 3 भाजपा सीट समर्थक मिल कह गई रहे है। हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनके समर्थकों पर हिंसा हुई और वो अस्पताल में भर्ती हैं? क्या आप सभी लोगों को ध्यान में रख चौहान रहे जी, हैं जब आप रिपोर्ट? चौहान जी मैं आपको जी बताती हूँ, हम लोगों का प्लान था 2 दिन का पूरा, हम लोगों का स्केड्यूल बना हुआ था जहां पे 3 टीम्स बटे हुए थे, जहां पे जो जो एरिया में चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सीपीआईएम का हो, चाहे वो कोई भी आम कार्यकर्ता हो, जिस पे अत्याचार किया गया है, जिस पे आक्रमण किया गया है या फिर जिनके घर जलाए गए हैं, हमने किस पार्टी देख के नहीं करा। हम सिर्फ लोगों के बीच जाकर अपनी सहानुभूति जताना चाहते हैं। और आप मुझे बताइए, त्रिपुरा प्रदेश सिर्फ एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में किसी को आप रोक नहीं सकते। कोई भी प्रदेश में जाकर अगर कोई एक हाई लेवल कमेटी है वहां पर जाकर अगर माननीय लोगों के संचालक बीच में महोदय, मैं जाकर एक बात वो कहना चाहता सहानुभूति हूँ। जी जताना चाहे तो जी, उसके लिए आप उनको परमिशन पूरा नहीं बोल लेने चाहिए। दीजिए। नवेंदु जी, त्रिपुरा आपको प्रदेश मिलेगा में मौका। क्यों परमिशन माननीय चाहिए? संचालक महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ, त्रिपुरा प्रदेश अलग है क्या भारतवर्ष से कि हमें परमिशन लेके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा? ठीक, मैं बता रहा हूँ। जी नवेंदु, जी नवेंदु। ठीक, मैं बता रहा हूँ। ना 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 ना, ये अभी तो कांग्रेस CPM के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। 88 से 93 तक कांग्रेस का राज रहा है, तब अपोजिशन में CPM थे। CPM के लोग, CPM के नेता, मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री मानिक सरकार जी ने अभियोग किए थे इस समय काल में 88 से 93 तक 350 पार्टी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी और कांग्रेस के ये हत्या की है। आप बताओ, तब आप कितना दूध के धुले हुए हो? क्या स्थिति है उस विषय में? आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ, हम जानते हैं 93 से 18 तक जो वाम शासन रहा है, यहाँ पर कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हो हम लोग जानते हैं। और आप कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के शासन यहाँ पर कायम हो। जो लीडरशिप थे वो लोग नहीं चाहते थे। इसी के कारण कांग्रेस के लोग यहाँ से हट के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ लोग रह गए जो CPM के साथ अंडरस्टैंडिंग करके रहना चाहते हैं, वो लोग रह गए। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जानते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं। जी ठीक है, 350 लोगों की हत्या उस जमाने में हुई थी 88 से 93 तक। ठीक है नवेंदु, आपके और जरिता के जी जी आपको मौका मिलेगा। जरिता आपको मौका मिलेगा, हम आपको मौका देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आप तीनों के पास लौटेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा की और इसकी रोकथाम की कोशिशों की। हमारे साथ जुड़े हैं नवेंदु भट्टाचार्य, भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता जरिता लाइटफलांग और वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक।
ब्रेक में जाने से पहले जरीता कुछ कह रही थी, हम उनको मौका देंगे, लेकिन सुबीर सुबीर भूमि के पास चलते हैं। सुबीर, आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो त्रिपुरा में हिंसक घटनाएं होती हैं, इसका एक इतिहास रहा है और कोई पार्टी जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। क्या मजबूरी है राजनीतिक पार्टियों की त्रिपुरा में इस तरह की घटनाओं में शामिल होने के लिए? मजबूत राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो समर्थक आपस में भिड़ते हैं, आखिर क्या मजबूरी है पार्टियों की? हमसे किया है सवाल? जी, क्या आप सुन पाए हमारे सवाल? हाँ हाँ, सुन पाए हैं। जी। सुनिए, हम ये समझते हैं कि ये यहाँ पर अभी अगर सही मायने में सुबीर की आवाज़ नहीं आ रही है। हम जरीता के पास चलते हैं। जरीता, आप सवाल खड़ा कर रही थी, नवेंदु भट्टाचार्य जी ने जो विचार व्यक्त किए उस पर आप सवाल खड़े कर रही थी, अब आप बोल सकती हैं। देखिए चौहान जी, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे जो प्रवक्ता है भारतीय झूठी पार्टी की, उनको गड़े मुर्दे उखाड़ना है उखाड़ ले, कोई बात नहीं, ठीक है। पर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो अलग कर रहे हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि त्रिपुरा के जो जनता है, त्रिपुरा के जो लोग हैं, अपने आप को सुरक्षित समझे? आप क्या कर रहे हो ताकि लोगों के बीच में हिंसा ना फैले? आप किस तरीके से लोगों को सुरक्षित तो सुरक्षित है रखने ही, के लिए किस तरीके से सुरक्षित लोगों के है। बीच में जा रहे हो? मैं आपसे ये जी। पूछना चाहती हूँ। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, ये सीधा जो सवाल है राजनीतिक जी, सीधा हिंसा जो सवाल हो है रही है, नवेंदु जी इसको को। खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? जी, नवेंदु जी को सीधा सवाल है। नवेंदु जी। सब लोग सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब सुरक्षित है, लेकिन अगणतांत्रिक तरीके से जो कोई काम करना चाहते हैं, आइन तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यही सही है। और सब लोग ये जानते हैं, लोग शांति चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई है और लोग सुरक्षित हैं। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनका उद्देश्य रहता है और अभियोग में ही उनका उम्मीद बचा हुआ है, तो जी। वो लोग तो करेंगे ही। उनके खिलाफ क्या किया जाए? कुछ लोग हैं जो नहीं, हिंसा, कुछ हुआ कुछ नहीं। लोग आप हैं जो लोग हिंसा क्या फैला कर रहे रहे हैं। हो उसको उस ताकि तरह से लोग बयान अपने किया आप को जैसे उनके सुरक्षित पर महसूस हमला किया करें? गया जी। है, फुटेज है। जरीता और नवेंदु एक स्थानीय बार फिर लोग सुबीर हमसे जुड़ गए हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी। उन लोगों ने क्या है कि उन लोगों ने हमला कर दिया, किसी पे कुछ आज भी नहीं आए, फिर भी ये सब कह दिए, तो इनके जी, खिलाफ क्या किया जाए? नवेंदु जी एक बार फिर सुबीर भौमिक हमसे जुड़ गए हैं। सुबीर, आप जो बातें कह रहे थे हम सुन नहीं पाए क्योंकि ऑडियो में कुछ खामी थी। अब आप बातें पूरी कर सकते हैं। जी, हम ये कहेंगे कि अगर भाजपा ये दावा करता है कि वो त्रिपुरा का पहले का जो हिंसा से जुड़ा हुआ राजनीति से एक नया चैप्टर खोलना चाहता है, तो सबसे पहले उनको पुलिस को काफी हद तक इंडिपेंडेंट कर देना पड़ेगा। ये जो पार्टी पुलिस वाला हिसाब है ना कि पार्टी कंट्रोल में पुलिस, ये ट्रेडिशन त्रिपुरा में रहा है। खास तौर से ये मैं मानता हूं कम्युनिस्ट जमाने से ही ये रहा है, और इसके बाद कांग्रेस वालों ने भी वो किया। क्योंकि मुझे अभी याद है जब कांग्रेस पावर में आया 1988 में, तो कांग्रेस के लोग, जो मेन पार्टी ऑफिस उन दिनों हुआ करता था मेरे घर के बगल में अगरतला में, बड़तला में, उसको घेर लिया। उसको रोकने के लिए और सीपीएम के कार्य को आग लगाने गए, तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सारंगी नाम के एक ऑफिसर थे, वो डीआईजी थे, आईजी थे, वो जाके वहां इंटरवेन किया। उसके बाद उनको हटाने के लिए पूरी तरह से कोशिश जारी रहा। तो ये सब से हम परिचित हैं, नया मतलब कहना नहीं चाहते हैं। इतना ही कहेंगे कि मानिक शाह हमारे पहचाने हुए हैं। मानिक शाह का छवि जो है, व्यक्तिगत छवि बहुत ही अच्छा है, डिसेंट आदमी है। और मानिक शाह ने अभी जो कहा है कि हमने पुलिस को बोला इसको रोकने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर सही तरह से काम करना है, उनका छवि बरकरार रखना है, तो ये राजनीतिक हिंसा पर काबू पाने के लिए वो पुलिस को फ्री हैंड देंगे। और पुलिस को इस तरह से वो फ्री हैंड देंगे
जिस तरह से एक जमाने में हमने देखा था, जब बहुत ज्यादा उग्रवादियों का हिंसा बढ़ रहा था, तो जीएम श्रीवास्तव उन दिनों आए थे डीजीपी बनकर। उन्होंने साफ मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर से कहा था कि सर, अगर ये उग्रवादियों का कार्यकलाप रोकना है तो हमको फ्री हैंड दीजिए। कुछ जगह आपके भी लोग इनसे मिले हुए हैं, उनको भी हम पकड़ेंगे, फोन ऑन नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त में हम देखा कि ये ऐसा हुआ था। अब वो क्राइसिस भी टैकल हुआ, उग्रवादियों को पर कब्जा, उग्रवादियों का मूवमेंट पर कंट्रोल हुआ। और त्रिपुरा ही ऐसा जगह है जहां के पुलिस ने अक्रॉस द बॉर्डर, आज के तारीख में जो हल्ला होता है ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, घर में घुस के मार दिया, ये सब ट्रांस बॉर्डर एक्शन त्रिपुरा के पुलिस ने 2005-6 उस वक्त इन्होंने किया है, बड़ा सक्सेसफुली किया है, जिसके चलते त्रिपुरा में ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट पर कंट्रोल हुआ। और उसके चलते आबाद में ये अगरतला तक जो है रेल सड़क जो है, रेल लाइन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि त्रिपुरा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दो एक बार हम देखे हैं कि पार्टी इन पावर ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है। सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, मानिक शाह जी हमारे मित्र हैं, एक साथ हम लोग खेलते हुए रहे हैं, तो उनके छवि जो है उसको बरकरार अगर रखना है तो पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। ये पार्टी पुलिस वाला जो हिसाब है उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा ये कि वो सबको पकड़ेंगे, जो हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं उसको पकड़ेंगे, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, नॉट ए प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि ये स्टेट का इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के तारीख में भाजपा को एक सेकंड टर्म मिला है। अगर भाजपा को कुछ करके दिखाना है तो स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाना है। त्रिपुरा इज द थर्ड इंटरनेट गेटवे ऑफ द कंट्री, बट आज के तारीख में ना मानिक सरकार ना बिप्लब देब ने कोई कदम नहीं उठाया यहाँ आईटी इंडस्ट्री लाने के लिए। जहां कि हम लोग कहते रहे कि रोड शो करो, जाके बैंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, ये लोग ये अरे नौकरी देना, ट्रांसफर पोस्टिंग करने में लगे रहे हैं। तो आज की तारीख में इस तरह के इन्वेस्टमेंट त्रिपुरा में लाना है। अगर इन्वेस्टमेंट लाना है तो वायलेंट पॉलिटिकल कल्चर, वायलेंस का क्लाइमेट अगर रहेगा तो नहीं होगा। अगर मानिक शाह को अपना मुख्यमंत्री होने के बाद एक इम्पैक्ट छोड़ना है तो हम कहेंगे ये वायलेंस को कंट्रोल कीजिए और यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने का कोशिश कीजिए, हर तरीके से इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आईटी नहीं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। रबर त्रिपुरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। केरला के बाद त्रिपुरा इज द सेकंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। तो यहाँ एक टायर का फैक्ट्री नहीं बन सकता है, बकायदा बन सकता है। जिंजर इतना प्रोड्यूशन होता है, एक जिंजर एल का फैक्ट्री बन सकता है। मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं और त्रिपुरा के साथ मोहब्बत है, इसलिए मैं अभी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि इनको फोकस अभी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर। ये तू मैं बंद करके इन्वेस्टमेंट लाए, उसमें कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सब शामिल हो और हम लोग भी शामिल होंगे। तो उसके लिए पहला कंडीशन ये है रविंद्र जी कि यहाँ ये वायलेंस का कल्चर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कल्चर रहा तो यहाँ कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं, लोग घबराएंगे। जैसे आज बंगाल का हालत हुआ है, लोग समझते हैं कि दीदी ने टाटा को चूना लगा दिया तो हम यहाँ पहुंचेंगे, हमारा क्या हालत होगा, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। इतना अच्छा जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, जियो इकोनॉमिक लोकेशन है, उसके बाद भी बंगाल में कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि छवि बिगड़ गया है, और उसका एक बहुत बड़ा वजह है ये पॉलिटिकल वायलेंस। तो बंगालियों को भी ये जाग कर उठना समझना पड़ेगा कि साहब एक दूसरे को मार रहे हो, अपने लोगों को ही तो मार रहे हो ना, जिसको आप मार रहे हो वो तो अपना ही है। हाँ, कोई भट्टाचार्य हो, कोई चक्रवर्ती है, इतना ही फर्क है। कोई सीपीएम का लाल शर्ट पहनता है तो कोई भाजपा का ऑरेंज शर्ट पहनता है, ये सैफरन शर्ट पहनता है, अपना ही तो लोग है। तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। अगर स्टेट के लिए कुछ करना है, ये पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, ये वायलेंस का कल्चर को रोकना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट लाने पर सबसे ज्यादा बल देना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। जी ये जी पार्टी पॉलिटिक्स और ये जो पार्टी पॉलिटिकल वायलेंस, इसमें हमको कोई दिलचस्पी है जी जी हाँ, और ये त्रिपुरा के लिए नुकसान साबित हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मानिक शाह पे हमको भरोसा है। इसका जो छवि है थोड़ा डिफरेंट है। यही पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये प्रोफेशनल से पॉलिटिक्स में आए हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो अपना छवि बरकरार रखेंगे और स्टेट के लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे। जरिता और जो सीपीएम सीपीआई के लोग हैं उनको कितना भरोसा है, देखने वाली बात होगी। नवेंदु जी, आपसे उम्मीद है, आप सत्ता में हैं, दूसरी बार आए हैं, जब बिप्लब देब की सरकार थी तब भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया गया। हमारे पास वो खबरें आई कि किस तरह से कुछ नहीं किया गया साहब, कुछ नहीं किया गया।
मैं दावे के साथ बोलता हूं कुछ नहीं किया, न मानिक सरकार ने किया है, न बिप्लब देब ने किया है। जी मैं यहाँ दावे के साथ, हम लोग अगरतला कॉन्क्लेव बोल के एक प्रोग्राम करते थे जिसका टारगेट था इन्वेस्टर लाना। एक हमने प्रोग्राम स्पेसिफिकली आईटी के ऊपर किया था, बड़े बड़े आईटी के हस्ती लोग पहुंचे थे, मानिक सरकार उनको अपॉइंटमेंट दे नहीं पाए। जिस तरह से ज्योति बासु ने इंफोसिस के कर्णधार नारायण मूर्ति को अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, बंगाल में जो पोटेंशियल था आईटी इंडस्ट्री का आना वो खत्म किया था, इस तरह से मानिक सरकार ने भी किया, बिप्लब देब ने भी जी एक रोड शो इन्होंने नहीं किया बेंगलुरु या हैदराबाद में जाके, जहां की हमारे त्रिपुरा के 1000 लड़के जी वहां काम सुबीर करते सुबीर हैं। सुबीर इस तरह की खबरें आई कि त्रिपुरा से अब निर्यात की जा रही हैं, सब्जियां और फलों को निर्यात किया जा रहा है। कई बार अरे इन्वेस्टर्स 2-4 मीट भी हुए, अनारस पड़ोसी एक्सपोर्ट देश करके बांग्लादेश कुछ- के साथ भी अरे मीट भाई हुए साहब, बिप्लब देब 2-4 सरकार के अनारस का साथ। एक्सपोर्ट कर- जी आपको नहीं लगता 2-4 है? अनारस जी का एक्सपोर्ट करके कुछ नहीं होता है, जी। 2-4 अनारस का एक्सपोर्ट करके कुछ नहीं होता है। त्रिपुरा का चाय, उसका डिमांड है बांग्लादेश में, आज तक ये लोग कुछ कर नहीं पाए हैं कि त्रिपुरा का चाय वहां पर एक्सपोर्ट हो। हम कहते हैं त्रिपुरा का जमीन स्पाइसेस के लिए बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली केरला जैसा सॉइल है, स्पाइसेस कल्टीवेशन के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं किया। वहां गांजा का चाष हो रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ना, ये राजनीतिक भाषणबाजी हम देख चुके हैं, इतने साल हम जर्नलिज्म में रहे हैं, और जितने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पर्सनली हम उनको जानते थे, नृपेंद्र चक्रवर्ती से शुरू कर, जी। उससे पहले भी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मानिक शाह प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। हमको ये उम्मीद करेंगे कि वो अपना जो है वो कुछ त्रिपुरा के लिए करने का सोचेंगे। जी। 3 चीज है, एक तो यहाँ त्रिपुरा में आज पावर का जो है सफिशिएंट पावर है, एक पीस भी है, मतलब इंसर्जेंसी कम से कम नहीं है। ये पॉलिटिकल वायलेंस होता है दूसरी बात है, जी। तो पावर है, पीस है और प्रॉक्सिमिटी है। किसका प्रॉक्सिमिटी? बांग्लादेश का इतना बड़ा मार्केट हमारे बाजू में है, तो यहाँ आपने सुबीर स्पाइस कर लिया। सुबीर बहुत कुछ आपने बोला है, अगर सरकार उस पर गौर करे, अमल करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गौर नहीं करेंगे ना तो हम लोग भी हल्ला करेंगे। जी जी हम जाहिर किसी है का- जाहिर कोई है चीफ मीडिया का ये मिनिस्टर धर्म किसी भी से है कि घबराते नहीं। जो चीज गलत हो रही है और जिस पर ध्यान देना है वो उसे उठाना मीडिया का कर्तव्य भी है। लेकिन फिलहाल नबेंदु जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जरिता हमारे साथ थी। जरिता, हमारा आपसे सवाल है कि इतने दिनों तक हमने ये देखा कि आप बार बार पॉलिटिकल वायलेंस की बातें उठा रही हैं, लेकिन सुबीर भौमिक ने जिन बिंदुओं को उठाया है, जिन बातों को उठाया है कि किस तरह से त्रिपुरा आगे बढ़ सकता है, हमें पॉलिटिकल वायलेंस से ऊपर उठकर जाना होगा, आगे सोचना होगा, इन्वेस्टर्स मीट हो या इन्वेस्टर्स को राज्य में बुलाना हो, व्यापार को बढ़ाना हो, दूसरे कई तरीके हैं जिससे राज्य आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम देखें कि पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ चर्चा होती थी पॉलिटिकल वायलेंस की। आप भी आरोप लगाते थे जो स्कीम्स लाई गई हैं सरकार द्वारा, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस पर बातें नहीं की जा रही थी कि कितना लोगों को लाभ हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस पर बातें हो रही हैं और आज भी पॉलिटिकल वायलेंस जस की तस है। चौहान जी, आपने जो कहा और दादा ने जो बोला बहुत ही सही कहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे अलग अलग चीज़ों की बात हो। त्रिपुरा इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ और वहाँ पे जो कॉरिडोर्स है, स्पेशली यू हैव दीज वेरियस बॉर्डर हार्ट्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए, बिकॉज वी शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है। दूसरी चीज है, आप जो बोल रहे हैं कि मैं आरोप लगा रही हूँ वायलेंस की, ठीक है ना, मैं खुद 5 बार अटैक हो चुकी हूँ और मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बदन में जो टाके लगे हुए हैं ना, वो आरोप नहीं है, वो निशान है। जो बीजेपी के लोगों ने हम पे आक्रमण किया और जिसके लिए आज तक हमारे बदन में हमारे हाथ टूटे हुए हैं, हमारे पैरों में दाग है, हमारे पीठ में टाके लगे हुए हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी के फेशियल फ्रैक्चर हुआ है। तो ये सब आरोप नहीं है, ये सब हकीकत में हुआ है, इसलिए ये आरोप मत बताइएगा, ये बहुत गलत बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अराजकता का जो माहौल है, डर का जो माहौल है, सत्ता में जो पार्टी है, इसके लिए उनको एक समाधान निकालना है और कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग इन सब हिंसा में पार्ट ले रहे हैं या फिर इन सब में इन्वॉल्व है, उनको सही मायने में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो,
चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो सीपीआईएम के हो, चाहे वो कांग्रेस सही के हो बोला। या फिर कोई भी और कोई जी। दल का। देखिए, ये अराजकता का जो माहौल है, इसको खत्म करना पड़ेगा। भाजपा जो बात करती है कि सुशासन की बात करते हैं, यहाँ में मानिक शाह जी जो जैसे प्रोफेशनल है, दादा ने बोला, वो एक डॉक्टर है, दांत के डॉक्टर है, दांत को सुरक्षित रख सकते हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो त्रिपुरा को कैसे सुरक्षित रखेंगे, है ना? जी। और इन्वेस्टमेंट तभी आएंगे, इन्वेस्टमेंट क्या बिल्कुल। इन्वेस्टर्स तभी आएंगे जब ये अराजकता का माहौल खत्म किया जाएगा, जी। जब हिंसा खत्म की जाएगी। जरिता, आप और सरकार को चौहान जी, कितना समय देना आपसे चाहती बहुत हैं, गुस्सा हूं, क्योंकि नेक्स्ट दूसरा टाइम ये आरोप कार्यकाल मत बताइए शुरू ना। ही हुआ है और 2 से 3 दिन हुए हैं शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री की। हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, इस बार कुछ कड़ा रवैया अपनाएं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा कैसे बंद हो और वहां पर विकास का माहौल बने, त्रिपुरा आगे बढ़े, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जरिता लाइटफलांग, और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबीर भौमिक। हमारे साथ जुड़े हुए थे नवेंदु भट्टाचार्य, लेकिन किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसे वो जुड़ पाएंगे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन जिस तरह से सुबीर भौमिक ने एक पूरी विस्तार से उन चीज़ों को बताया जिससे ये माहौल बना है त्रिपुरा का, और किस तरह से त्रिपुरा आगे बढ़ सकता है। आज कांग्रेस पार्टी वाम दलों के साथ है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो वाम दलों का विरोध करती थी, लेकिन उनका विरोध इन्हीं बिंदुओं पर था, राजनीतिक हिंसा के बिंदुओं पर ही था, जहां सरकार की खिंचाई होती थी। त्रिपुरा कब इन बातों से आगे निकलेगा, राजनीतिक हिंसा से आगे निकलेगा, जिससे त्रिपुरा का भी विकास हो। सुबीर, हम आपके पास आते हैं। प्रद्युत देव वर्मा है, नई पार्टी के साथ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 13 विधायक उनके हैं और उनकी काफ़ी चर्चा हुई इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान। उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, ये जो राजनीतिक हिंसा हो रही है इस पर उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में जो गरीबी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गरीबी का फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती है और कई बार जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उन्हें बहकाया भी जा सकता है, उन्हें पैसा का लालच भी दिया जाता है, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। आप इससे सहमत हैं क्या? मैं पूरी तरह से महाराज प्रद्युत के बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे का चक्कर से ये हो रहा है तो महाराज के अपने त्रिपुरा मौथा वाले भी इनका कार्रवाई हम देखे हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जहां इन्होंने दूसरे पार्टी को फंक्शन ही नहीं करने दिया। ये सब कम उम्र वाले हैं, उनके ज्यादातर समर्थक हैं हिली एरिया में। उन्होंने दूसरे किसी पार्टी को फंक्शन ही नहीं करने दिया, छाए हुए रहे। और छाए जो रहे हैं उसमें इन लोगों ने जो हिंसा डायरेक्टली उतना नहीं किया है, बट थ्रेट ऑफ वायलेंस इज एज इंपॉर्टेंट एज वायलेंस। तो ये छाए रहे हैं, 500-600 लड़के यहाँ डंडा वंडा लेके, ये सब लेके। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ना वायलेंस वाला, इसके से महाराज के पार्टी में अलग नहीं रहे हैं। ट्राइबल एरिया में उन्होंने अपना मसल फ्लेक्सिंग पूरी तरह से किया है, और सिर्फ महाराज के पर्सनल पॉपुलैरिटी से उनको इतना वोट हासिल हुआ, ये सोचने वाली बात नहीं। अब दूसरी बात तो ये है कि ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एक अलग ट्राइबल होमलैंड का जिक्र महाराज ने किया है, ये अपने आप में, और जिसके लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और जिसको लेके महाराज का अच्छा प्रदर्शन रहा है, हाँ, क्योंकि ट्राइबल वोट बहुत ज्यादा हद तक उनके तरफ स्विंग हो गया है कि हमको अलग एक होमलैंड मिलेगा। तो ये जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है। बहुत खतरनाक इसलिए कि त्रिपुरा इतना छोटा सा स्टेट है, इसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत गड़बड़ वाला हिसाब है। दूसरी बात है कि भाजपा का केंद्रीय सरकार और शायद कांग्रेस का भी जो सरकार उससे पहले थी, वो कमिटेड थे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई फ्रेश टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। इसी के चलते बोडो लैंड, कार्बी लैंड, डिमासा लैंड का असम में डिमांड, उसको ठुकरा दिया गया है। नागालैंड में भी जो अलग यूएनपीओ का डिमांड आ रहा है कि ईस्टर्न नागालैंड का, उसको भी अभी तक कोई ज्यादा अहमियत नहीं दिया गया है। तो यहाँ त्रिपुरा लैंड का डिमांड को लेकर जो इतना जबरदस्त मोबिलाइजेशन महाराज ने किया,
इस तरह का एक इशू को, इमोशनल इशू को उछालकर, ये अपने आप में एक दूसरे तरह का वायलेंस, पॉलिटिकल नहीं बट एथनिक वायलेंस का इसमें एक थ्रेट रह जाता है। इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें महाराज को क्योंकि महाराज को याद रखना पड़ेगा कि उनके पूर्वज जिन्होंने त्रिपुरा पर इतने साल से शासन किया है, हमारे ग्रैंडफादर भी महाराज के रॉयल बॉडीगार्ड्स के चीफ थे और ये महाराज जानते हैं अच्छी तरह से। हम लोग में त्रिपुरा में बंगाली कहिए, ट्राइबल कहिए, जो पुराने लोग हैं, एक राजभक्ति वाला हिसाब है। पर हम ये नहीं चाहते हैं कि किरीट विक्रम, वीर विक्रम के वंशज यहाँ पर ये बंगाली त्रिपुरी का डिवाइड करने का पॉलिटिक्स करें। हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ एक हिस्टोरिकल कंडीशन में यहाँ इन्फ्लक्स हुआ है, सब कुछ हम मानते हैं, मानने को तैयार। हम कहेंगे, महाराज से जिक्र करेंगे कि साहब ये सब भाषण नहीं देखे, आप एक ठोस कदम ट्राइबल्स के लिए उठाइए। वो ये कि आज के तारीख में त्रिपुरा में 700-800 मेगावाट पावर प्रोडक्शन हो रहा है, होने का स्कोप है। पालाटना जैसा प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का हो गया, तो 10 मेगावाट का जो जल विद्युत प्रकल्प जो 60s में हुआ था, 70s में कमीशन हुआ था, और जिसके चलते 40 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल लैंड पानी के नीचे गया, उस प्रोजेक्ट का आज के तारीख में कोई जरूरत नहीं है। मानिक सरकार से हमने खुद जिक्र किया था, हम इसके बारे में बहुत बार लिख चुके हैं, और विप्लव देव से भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है तो इसको रहने दो। ये प्रोजेक्ट का आज के तारीख में त्रिपुरा के लिए जरूरत नहीं है। ये डैम को डीकमीशन करें। सारा दुनिया में 6000 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट डीकमीशन हो चुके हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद ये सब माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट में जो है उसका सरफेस जो है ऊपर आ जाता है, क्योंकि वहां एल्यूवियल डिपॉजिट जाके जमा होता है। तो ये प्रोजेक्ट को डीकमीशन करके नदी जो है गोमती नदी, उसको नॉर्मल फ्लो में रहे, और यहाँ पर जो जमीन निकलेगा 40 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें जितने, वो एडीसी का इलाका है, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल का, जितने ट्राइबल लैंडलेस हैं, इन सबको एक एक एकड़, एक एक 1.5 एकड़ जमीन देके इनको वहां रीसेटल करवाया जाए और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर का जिक्र यहाँ किया जाए। आपका एक सुझाव रहेगा जी सुबीर, आपने एक तो रहेगा, नहीं होगा तो हम हल्ला भी करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये राजनीतिक तू में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है जी, बिल्कुल। हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है साहब, बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। हालांकि इन लोगों से जानकारी हमको ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, सुबीर कर चुके हैं त्रिपुरा। सुबीर, आज चर्चा का विषय था राजनीतिक हिंसा, लेकिन इस बीच में ही आपने कई सारी बातें बता दी हैं जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। जरिता से मैं एक बात में बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, ये सब कदम उठाना है, तो कोई बेकार का ये इमोशनल इशू, ये डिविसिव इशू जो है ये, और पॉलिटिकल वायलेंस की साहब वो दूसरे पार्टी का तो उसको पिटाई करना है, ये कल्चर, ये ख्यालात जो है इससे दूर रहना चाहिए जी। बिकॉज पॉलिटिकल वायलेंस रहेगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। जरीता इज एब्सोल्युटली राइट। जी, जरीता से आखिरी सवाल है जी। सुबीर, हमारे पास अब समय की कमी है, जरीता से आखिरी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि कुछ ही सेकंड बचे हैं हमारे पास। जरीता, आपकी संसदीय टीम आई यहाँ पर उन लोगों का जायजा लेने के लिए जो पीड़ित हैं, आपने बहुत शुरू से ही काम पर ध्यान दिया। ये बहुत ज़रूरी है एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कि जो कुछ घट रहा है आप उसको देखें, तो कम से कम इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बहुत शुरू से ही सरकार की नीतियों पर ध्यान रखा और सरकार क्या करे उस पर ध्यान रखा। क्या ये आगे भी जारी रखेंगी आप? इस तरह के जो कदम हैं आपकी, जो विपक्षी पार्टियों की जो कदम है, आप आगे क्या करेंगी? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। ये आज या कल की बात नहीं है। जैसे कि आपको खुद पता है, मैं पिछले 1.5 साल से नहीं, 1 साल 2 महीने से मैं त्रिपुरा में फुल टाइम रह रही हूँ, ताकि मैं लोगों के बीच में जा सकूं, उनकी समस्याओं को समझ सकूं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी जो है सभी कार्यकर्ताओं के साथ है और आगे भी जाकर हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनके सुख दुख में काम करेंगे। ठीक है, आप इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।